बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब ने आज फिनांस बिल में एक और तरमीम पेश की। अपोजिशन इसे मिनी बजट कह रही है, सप्लीमेंट्री बजट कह रही है, लेकिन असद उमर साहब का ख्याल है कि ये कोई इस्लाहाती पैकेज है। तो ये इस्लाहाती पैकेज है या ये मिनी बजट है, ये क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। इसका जो फ़ायदा है वो किसको होगा, नुकसान किसको होगा, और इस पर बात करने से पहले एक ख़बर है, मैं वो ख़बर जो है वो आपको सुनाना चाहता हूँ। ख़बर हुकूमत के लिए अच्छी है, अपोजिशन जो है शायद उसको अच्छी ना लगे, लेकिन ख़बर तो है क्योंकि एक इंटरनेशनल मैगज़ीन है, अमेरिका से शाया होता है, फ़ॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन। फ़ॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन ने अपने 100 ग्लोबल थिंकर्स का ऐलान किया है और इन 100 ग्लोबल थिंकर्स में इमरान खान साहब को भी शामिल किया गया है। और इमरान खान साहब के बारे में ये कहा गया है कि हिज रिवॉर्ड वाज एन इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट टू डू लिस्ट स्टार्टिंग विद पाकिस्तान लूमिंग फिस्कल एंड डेट क्राइसिस। यानी कि अगर ये कहा गया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 100 ग्लोबल थिंकर्स में शामिल हैं, तो साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि in 2018 Imran Khan, a former cricket star, finally got the job he had long coveted, प्राइम मिनिस्टर। और लेकिन साथ ही कहा गया कि लूमिंग फिस्कल एंड डेट क्राइसिस जो है वो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये जो 100 ग्लोबल थिंकर्स में इमरान खान साहब को शामिल किया गया, इसमें उनके अलावा जर्मनी की एंजेला मर्कल भी हैं, बराक ओबामा भी हैं, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान भी हैं, अमीर कतर तमीम बिन हामिद अल सानी भी हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हसीना वाजिद भी हैं, मुकेश अंबानी भी हैं, फरीद ज़करिया भी हैं, और भी लोग हैं। तो अब ये जो फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन ने इमरान खान साहब को 100 ग्लोबल थिंकर्स में शामिल किया है और साथ ही कहा है कि डेट क्राइसिस बहुत बड़ा इनके लिए चैलेंज है, तो इससे कैसे निपटेंगे। जो आज असद उमर साहब की तकरीर थी उसमें जो इक़दामात किए गए हैं, उन इक़दामात से पाकिस्तान डेट क्राइसिस पे काबू पा सकेगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हमाद अज़हर साहब, वज़ीर ममलकत बराए रेवन्यू, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब सैयद नवीद कमर साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, साबिक़ वज़ीर तजारत, वज़ीर दिफ़ा और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। वैसे तो हमने स्पीच सुन ली है, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है कि ये सप्लीमेंट्री बजट था, मिनी बजट था या रिफॉर्म्स पैकेज था, क्या था ये। देखें, अगर आप इसके खदोखाल देखें तो ये तो एक बेसिकली इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स की प्रमोशन के लिए एक रिफॉर्म पैकेज था। बहुत सारे हमारे कानून हैं जो कॉम्प्लिकेट हो चुके हैं, जो गला घोंट रहे हैं हमारी मईशत का, हमारे मुल्क में सरमायाकारी का, SMEs का। तो इन सब को एड्रेस करने के लिए हमने आज इंसेंटिव्स भी इसके अंदर दिए हैं, बेशुमार टैक्स रिलीफ्स भी दिए हैं, कोई नया टैक्स नहीं लगाया मासवा एक चीज़ पर। फाइनेंस बिल में तरमीम के साथ ही होगा ना सब जी, फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल कहलाता है ये टेक्निकली, तो ये सप्लीमेंट्री बजट नहीं है, सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल ये कहलाता है। ठीक है। और इसके अंदर जितने हमने जो हम समझते थे, हमने जो पिछले 6 माह के अंदर 5 माह में अपने ट्रेड चेंबर्स के साथ, एसोसिएशंस के साथ एक वसी मुशावरत की है, जो उनको मसाइल का सामना था, चाहे वो छोटे ताजर हों या बड़े सनतकार हों, हमने उनकी निशानदही की और उनको हमने एड्रेस किया है इनके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये पहली मरतबा शायद ऐसे हुआ होगा कि इतना बिजनेस फ्रेंडली बजट आया होगा, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये ऐसे इकदाम जल्दी कर लिए जाएँ, क्योंकि आज इन इकदामात की बेसिस पे जो लोग डिसीजंस लेंगे, मसलन हमने नई मशीनरी के ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन दी कि जो लोग नई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं उस मशीनरी की इंपोर्ट के ऊपर सेल्स टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी वगैरह की एग्जेम्पशन होएगी। तो आज वो लोग जब फैसला करेंगे तो 6 माह बाद, 7 माह बाद वो मशीनरी आना शुरू होएगी और फिर उनकी सनतें चलेंगी, तो एक टाइम लैग होता है, हम उस टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहते। अच्छा नवीद कमर साहब, मैं कंफ्यूजन दूर कर दें। ये आज हमें जो कौमी असेंबली में दिया गया, इसके ऊपर लिखा है ज़िमनी बजट तकरीर, सप्लीमेंट्री बजट स्पीच। तो इसको हुकूमत नहीं मान रही, हुकूमत कर रही है, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं मान रही है। इट सिंपली सेज ज़िमनी बजट तकरीर। ये आप दिखा दें अपने नाज़रीन को, दिखा रहे हैं कि हमें जो कौमी असेंबली में डिस्ट्रीब्यूट की गई ये तकरीर, उस पर क्या लिखा हुआ। बाकी अब शाह साहब। अच्छा, अब शाह साहब ये बताएं, नवीद कमर साहब के, अब आप भी यही कहेंगे ये सप्लीमेंट्री बजट है, मिनी जो भी है, लेकिन आप नहीं समझते कि इसमें जिस तरह के ये कह रहे हैं ये बिजनेस फ्रेंडली बजट कह रहे हैं, लेकिन इसमें मिडिल क्लास के लिए काफ़ी रिलीफ करने के इकदाम दिए गए हैं कि जी जिनका फ़ोन सस्ता है उसको मज़ीद सस्ता किया जाएगा, जिनका फ़ोन महंगा है उसको सस्ता नहीं किया जा रहा, छोटी गाड़ियां जो हैं उस पर टैक्स कम किया गया है। तो ये कुछ अच्छे इकदाम भी तो हैं। देखें आज़मीर साहब, आपने जो शुरू की आज की के प्रोग्राम को,
आपने खुद ही निशानदेही कर ली कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो हमारी मईशत का, वो लूमिंग डेट क्राइसिस और हमारे जो फिस्कल डेफिसिट का इशू है, ऑफ कोर्स करंट अकाउंट डेफिसिट उसके साथ, ये है मईशत के जो बिल्कुल बेस है। मुझे आज इस बात को छोड़ने का 100 थिंकर्स में अमेरिका क्यों उनको देखना चाहता है, उनसे क्या आगे काम वो लेना चाहता है, इस पे मेरा ख्याल है पूरा 1-2 साल हम बहस करते रहेंगे। ठीक है, आज हम इस पे ही करते हैं कि जी इस पे क्या इन्होंने किया। मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तखमीना कहीं क्योंकि नहीं दिखाया गया, तो अगर कोई इनका ख्याल है कि कहीं से ये पैसा आएगा फिस्कल डेफिसिट को, क्यों फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट है कि आपका जो आमदनी है और आपके जो अखराजात हैं उसके बीच में जितना गैप होता है वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। अगर तो आपकी आमदनी बढ़ाने का कोई और तरीका आपने नहीं बनाया तो फिर आप फिस्कल डेफिसिट को तो नहीं एड्रेस कर रहे, फिर आप जो सो कॉल्ड IMF के पास प्रॉब्लम्स लेके जाएंगे तो पहला सवाल तो वो भी यही करते हैं ना कि जी आपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए क्या किया है। तो या तो ये कह दें कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमारे पास जो पिछले मेजर्स थे वो काफ़ी थे और फिस्कल डेफिसिट का पाकिस्तान में प्रॉब्लम है ही नहीं, तो वो भी जाहिर है कोई नहीं मानेगा। तो हमें बताएं तो सही कि भाई ये मसला, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट से ही हमारा अगला जो मसला है जो कि अफरात ज़र का, इन्फ्लेशन का है, वो उससे इंटरलिंक्ड है। ठीक है, और इंटरलिंक्ड उससे तीसरा जो मसला है हमारा वो है बोरोइंग का, डेट क्राइसिस जो कह रहे हैं आप। बोरोइंग जो है, आपने आते ही 5 महीने में क्या किया? आपने सऊदी अरब से बोरोइंग की है, आपने कतर से बोरोइंग की है, आपने UAE से बोरोइंग की है, आपने चाइना से बोरोइंग की है। आपने कर्जा लेने के अलावा क्या इनके ऊपर तो सारा मलबा असद उमर गिराते थे कि जी डार साहब ने जुल्म कर दिया, सिर्फ कर्जे ही कर्जे, कर्जे ही कर्जे। तो भाई आपने 5 महीने में क्या हमें दिया? चलें इनसे पूछते हैं, अभी कर्जे ही कर्जे हमें दिए हैं ना, और क्या दिया? अच्छा खुर्रम साहब, अब इसमें जो तकरीर की गई है उसमें कुछ इकदाम तो हैं ना, जो मसलन छोटे ताजरों के लिए एक टैक्स की स्कीम इस्लामाबाद से शुरू होगी, शादी हाल जो हैं, छोटे शादी हाल, उन पे पहले टैक्स बढ़ा दिया था आपकी हुकूमत ने, वो इन्होंने कम कर दिया है। ये इकदाम आपके ख्याल में पॉजिटिव नहीं है? इस पे गो न्याजी गो के नारे लगाना जायज़ था? मेरे साहब, जो टाइटैनिक पर के अरशे पर टॉफियां बांटने से वो डूबना बंद नहीं होएगा। टाइटैनिक डूब रहा है, वो डूब रहा है क्योंकि इन्होंने उसमें शगाफ किया। पहला, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, 30% से ऊपर हैं। गैस की कीमतें कहा तो 143% हैं। इन लोगों को जो बिल आए हैं वो 3 गुना आ रहे हैं पिछले साल के मुकाबले में, ऑन एवरेज, जो हमें लोग बिल भेजते हैं अपने दिखाने के लिए। उसके बाद जो 30% इन्होंने रुपया डिवैल्यू किया, जिसका हमें एक्सपोर्ट्स में वो बेनिफिट मिला नहीं जो इनका ये ख्याल था। इन्होंने बैंक बोरोइंग की शरह जो है वो 10% डिस्काउंट रेट जो है वो उस तक बढ़ा दिया। अब उसका ये सारे काम करके पहले तो शगाफ किए बड़े बड़े उसके जहाज में अपने, अब ये कहते हैं कि जी हम अरसे पर ये टॉफियां बांटेंगे तो ये डूबना बंद हो जाएगा। और तो इसका मतलब है टॉफियां तो बांटी है ना? नहीं जी, सुने, अभी वो टॉफियां भी उधार हैं अभी। अच्छा, क्योंकि उधार इसलिए हैं कि जितनी भी जो टॉफियां हैं उसके आखिर में लिखा हुआ है इस शिक का इतलाक टैक्स साल 2020 से 2023 तक होगा। अच्छा। जुलाई से इतलाक होना शुरू हो रहा है। ये जरिए कर्जाजात की फरामों को बैंकों की मराहत है, उसका भी इतलाक 2020 से 2023 तक हो रहा है। जो है SME सेक्टर के लिए कहा, उसका भी इतलाक। इसका मतलब ये है, जो विद होल्डिंग टैक्स खत्म किया है ये तो इस जुलाई से होगा। जी, ये सारे जुलाई से होंगे, इस जुलाई से होंगे। जुलाई से सारे 6 महीने पहले ही इन्होंने अपने टैक्स मेजर अनाउंस कर दिए। अगले बजट में क्या सुने, बात ये है कि इस डिवैल्यूएशन की वजह से पाकिस्तान की जो कर्जे हैं 700 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। ठीक है जी, 175 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है दिसंबर तक। और जो नंबर्स हैं, इन्होंने इस जो पहले 6 महीने इनके गुजरे हैं 1430 अरब रुपए के नोट छापे, स्टेट बैंक से बोरोइंग की है, जो कि 7.8 अरब रुपए रोजाना बनते हैं पिछले 6 महीने में। और इन्होंने 1430 अरब की बोरोइंग की है स्टेट बैंक से। ये मैं दूसरे डेट्स की बात नहीं कर रहा जो ज्यादा बड़ा नंबर है।
पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने इसी दौरान पिछले साल जो 6 महीने थे जुलाई दिसंबर 288 अरब रुपए के नोट छापे थे। अब इनका जो सिचुएशन ये है कि सारा मलबा हमारे पे, लेकिन जो इनके तमाम पॉलिसी स्टेप्स हैं वो तो शगाफ हो गया। अब अगर हम ये कहें अच्छा जी 6 महीने बाद हम ये एक और जो देखें ना, लेकिन इन्होंने देखे ना खुर्रम साहब, इन्होंने कहा जो कारपोरेट रेट इनकम टैक्स में जो आपकी हुकूमत ने 1% कमी की जो पॉलिसी शुरू की थी, ये उसको बरकरार रख रहे हैं। पुराना पाकिस्तान तो बड़ा बुरा था ना, अब उसकी चीजें बरकरार रख रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट कर। नहीं, मैं सिर्फ क्या, देखें मीर साहब, देखिए जो बात है ना समझने की वो ये है कि ये पेचीदगी करना, जो मसलन ज़रई कर्जा जात पे जो बैंकों को जो मराद दी हैं, वो कहा है जायद फराहम करदा कर्जा जात से हासिल शुदा आमदनी पर आयद टैक्स की शरह कम कर 26% जो, तो इसमें काश्तकार किधर है? अच्छा जी, ये पूछ काश्तकार तक तो पहुंचने में ये बड़ी अहम देर लग सवाल है जाएगी। जी हमाद साहब। और एक बात, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम शायराना होता है, तो जॉन एलिया का शेर है कि अब जुनू की है सरकार कुछ सुना, हैं बंद सारे शहर के बाजार कुछ सुना। पूरा मुल्क के बाजार बंद हैं और ये टॉफियां बांट रहे टाइटैनिक। अच्छा, लेकिन हमाद अदर साहब, ये सारी आप ये बातें भी बताएं, लेकिन मैं एक उससे पहले एक आपसे चीज़ समझना चाह रहा हूँ। ये जो 6% विदहोल्डिंग टैक्स था जो डार साहब ने लगाया था, और यहाँ पे बैठ के डार साहब से मैं बड़ी बहस करता था कि ये आप क्यों लगा रहे हैं, वो आज आपने ख़त्म कर दिया, क्यों ख़त्म किया? ये 0.3% विदहोल्डिंग टैक्स है जो आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, पहले तो मैं इनके ज़रा आदादोशुमार दुरुस्त करूँ। इन्होंने कहा जी 288 बिलियन का हमने लिया। स्टेट बैंक की जो बोरिंग होती है शॉर्ट टर्म, वो पिछली डेट रिटायर करने के लिए होती है, यानी ऐन मुमकिन है कि जो अगला क्वार्टर है उसमें वो उतनी ही नीचे चली जाए। तो ये कहना कि हमने 288 बिलियन किया था और आपने किया, ये ऐसे नहीं होता। ये जितनी फ्रेश बोरिंग हो रही होती है उसे पुराने कर्जे रिटायर किए जा रहे होते हैं स्टेट बैंक के। दूसरी चीज़ ये कि हमने ये क्यों किया 0.3% जो फाइलर्स के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स है, क्योंकि आप अगर देखें तो पिछले 10 साल में पाकिस्तान का कैश टू डिपॉजिट्स रेशियो जो है वो डिटीरियोरेट कर रहा है। यानी जब बैंकों के पास सेविंग्स नहीं होंगी बैंकों में, तो फिर बैंक आगे कैसे देंगे कर्जा सनतों को, प्राइवेट सेक्टर को, स्मॉल एंटरप्राइजेस को। तो हमने ये बेसिकली बैंकिंग सिस्टम को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों का इस्तेमाल करें, क्योंकि लोगों ने बैंकों में रकम रखनी कम कर दी। कैश इकोनॉमी जो है उसको फ़रोग मिल रहा था। जब कैश इकोनॉमी को फ़रोग मिलता है तो फिर जाहिर है कि आपके पास बैंकों के पास इतनी रकम नहीं होती कि वो आगे असद उमर साहब ने 6% 6% बताया, आप 0.3% बता रहे हैं। 0.3% ये वो रकम है जो बैंक के विड्रॉल के ऊपर फाइलर्स से पहले विड्रॉ ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो इसको मुकम्मल तौर पे खत्म कर इसको मुकम्मल तौर पे। अच्छा, अब वो बताएं जी, वो जो कह रहे हैं कि ज़रई कर्जे के हवाले से, जो नहीं, ज़रई कर्जों के हवाले से आपको पता है कि जो पहला अभी डेटा आ रहा है तकरीबन 20% इजाफा हुआ है ज़रई कर्जों में। इसको हम मजीद करना चाह रहे हैं। हमने बैंकों को इंसेंटिवाइज किया है कि जो आपकी आमदन जो है वो ज़रई कर्जों के ज़रिए आप अर्न करेंगे एग्रीकल्चरलिस्ट को देके, उसके ऊपर आपको टैक्स के ऊपर एक कंसेशनरी रेट मिलेगा। जो पहले टैक्स का रेट लागू था उससे फिर वो कम रेट मिलेगा, ताकि बैंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा। उसका काश्तकार को क्या फ़ायदा होगा? काश्तकार को ये फ़ायदा होगा कि उसको एक तो सस्ता क्रेडिट मिलेगा बैंकों से, दूसरा उसको क्रेडिट मिलेगा इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि बैंक जो है वो रवायती तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्रेडिट देने की तरफ ज़्यादा उनका रुझान माजी में नहीं रहा। लेकिन आज असद उमर साहब ने कहा कि पिछले 6 महीने में जो ज़रई कर्जे हैं उनमें 26% इंक्रीज हुई है। 26। उसकी वजह यह है कि पहले हुकूमत बोरो करी थी कमर्शियल बैंक से। जब कमर्शियल बैंक से हुकूमत बोरो करती है तो जितनी कमर्शियल बैंक्स के लिए हुकूमत को पैसे देना सबसे सेफेस्ट फॉर्म है, क्योंकि वो पैसे वापस भी आ जाते हैं, उन पर रिटर्न भी गारंटीड होता है। हम जो हैं हमने कमर्शियल बैंक से जो बोरोइंग है उसकी शरह को बहुत हमने कम कर दिया, उनकी डेट को रिटायर कर दिया। अब उनके पास पैसे पड़े हैं जो वो सनतों को भी दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर जो ऑफ टेक है वो दुगने से भी ज़्यादा हो चुका है इसी दौरानिए में, और एग्रीकल्चर जो है उसमें 20% इजाफा हुआ है। हम चाहते हैं कि ये 20% से मजीद बढ़े, क्योंकि बैंकों के पास अब लिक्विडिटी मौजूद है। ठीक है, तो उनको सिर्फ इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है कि वो ये लिक्विडिटी अब जिम्मेदारों को और एग्रीकल्चर की तरफ आगे लेके जाए। नवीद कमर साहब, काश्तकारों को फ़ायदा है इसमें? आप नहीं एग्री करते? ये वो सारी वो वादा फर्दा वाली बातें हो रही हैं इधर कि देखें कितने सारे फैक्टर्स होते हैं इसको जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है किसी भी लोन पे, लेट अलोन एग्रीकल्चर क्रेडिट पे, तो उसमें जब बैंक्स लोन देंगी फिर वो लोन पे जब वो रिकवरी हो के उस पर उनको मुनाफा होगा, तो वो मुनाफा जो होगा उसमें से जो है टैक्स जो कटेगा वो जो है एक हद तक रिड्यूस हो जाएगा। जब बैंक्स उसको वापस पीछे कैलकुलेट करते हैं तो ये 1% भी तो नहीं होगा ना जो इंटरेस्ट रेट जो फार्मर को चार्ज किया जाएगा।
तो गवर्नमेंट बजाय इसके कि कोई डायरेक्ट इंसेंटिव्स देते फार्मर्स को, क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर बैकबोन है। एग्रीकल्चर अनफॉर्चुनेटली पिछले हुकूमत के ज़माने में भी ज़्यादा कोई उसको में ग्रोथ नहीं हुई, और यहाँ भी या तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि एग्रीकल्चर, भाई आपने जब तक वज़ीर खारजा जो हैं वो ग्रोअर्स के बहुत बड़े लीडर हैं, तो फिर उनको ग्रोअर्स के लीडर को इधर बिठाए ना, उसको उनको आप न्यूयॉर्क भेज के ग्रोअर्स की कौन सी खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन 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 नवीद कमर साहब, ये जो मुफ्ता इस्माइल साहब जो वज़ीर ख़जाना थे, तो उन्होंने ये कहा, एक पाबंदी लगा दी थी कि नॉन फाइलर जो है, जो टैक्स के रिटर्न्स फाइल नहीं करता, वो गाड़ी नहीं खरीद सकता। तो वो इन्होंने पाबंदी खत्म की है छोटी गाड़ियों पे। ये अच्छा काम नहीं है? हाँ, वो गलत था, वो कदम गलत था। कोई चीज़ तो आपने मानी नहीं। मैंने दूसरी भी ये जो आपने पूछा है बैंकिंग विड्रॉल्स पे फाइलर्स वाला, मेरा ख्याल है कि वो भी, उसकी भी ज़रूरत है। हम एक तरफ कहते हैं डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, दूसरी तरफ हम उस पर टैक्स लगाते हैं, तो दैट इज़ रियली नॉट। मैं इसका ज़रा वजाहत कर लूँ, आपने बड़ा अच्छा नुक्ता रेज़ किया, ये 1300 सीसी गाड़ी वाला। इसमें ये एक एनॉमली थी। मसलन हमने जो पिछला बजट था मुफ्ता इस्माइल साहब वाला आपने जिक्र किया, उसके अंदर हमने ये तो इजाज़त दे दी कि जो नॉन फाइलर है वो 50 लाख तक प्रॉपर्टी खरीद सकता है, लेकिन गाड़ी नहीं खरीद सकता। यानी गाड़ी वो इसलिए हमने जो छोटी गाड़ी है जो 1300 सीसी तक की होती है उसको इजाज़त दी है, लेकिन उस पर भी हमने टैक्स बढ़ाया है नॉन फाइलर के लिए। लेकिन वो गाड़ी खरीद सकता है ताकि ऑटोमोटिव सेक्टर का, उनके वेंडर्स का भी पहिया चलता रहे। नॉन फाइलर जो है उसके ऊपर टैक्स भी ज़्यादा लग जाए। इससे ऊपर अगर उसने गाड़ी लेनी है तो फिर उसको फाइलर होना ज़रूरी है। आपके पास आने से पहले मैं एक बात उनको बता दूं, कि ये नॉन फाइलर्स को आपने थोड़ी सी रिलीफ तो दिया, लेकिन आपके महकमे से मुतल्लिका बात है। जी, ये मैंने असद उमर साहब को भी थोड़े दिन पहले कही थी, उन्होंने मेरे से एग्री किया था। जो लोग फाइलर्स हैं, यानी कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, 14 लाख हैं, 14.25 लाख हैं, 14.5 लाख, 17 लाख हो गए, चलें 17 लाख हो गए, तो FBR जो है वो फाइलर्स की तादाद में इजाफा करने की बजाय वो जो 17 लाख है ना, उन्हीं की ऐसी की तैसी फेरता रहता है, उन्हीं को नोटिस देता रहता है, और ये अभी तक सिलसिला जारी है। मैं अब आपको एक बात बताऊं, इस साल 34% इजाफा हुआ है फाइलर्स की तादाद में एक साल के अंदर। ठीक है, तो हमारा एक ब्रॉड वो भी चल रहा है, आप जानते हैं ऑपरेशन, मैंने आपके प्रोग्राम में ही जिस दिन वो ऑपरेशन लॉन्च हुआ था तो मैंने हाजिर होकर उसकी तफसीलात बताई थी कि हम नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक ऑपरेशन करें, जिसके नतीजे में फिर ये 34% का इजाफा भी हुआ। तो हम हर जगह डिसइंसेंटिवाइज तो कर ही जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि नॉन फाइलर्स अगर आज 1300 सीसी की गाड़ी खरीदते हैं तो उन पर कहीं ज़्यादा टैक्स है, दुगना तिगना टैक्स है फाइलर की बनिस्बत। तो ये वो चीज़ है, यानी आप मईशत, लेकिन जो फाइलर है, जी, फाइलर को FBR फैसिलिटेट करने की बजाय, शाबाश देने की बजाय उसको अनड्यू तंग क्यों करती है? आज का ये जो सारा है बजट, ये बेसिकली था ही सारा डायरेक्टेड कि हम जो फाइलर्स हैं, जो ऑलरेडी लोग टैक्स नेट में हैं, उनको फैसिलिटेट करें। और आप यकीन माने कि जब हमारा अगला बजट आएगा जून में, उसमें हम मजीद फाइलर्स के लिए फैसिलिटेशंस लेके आएंगे। फाइलर्स के लिए जहां जहां पे टैक्स रेट्स हैं, या तो उन्हें खत्म करेंगे या उनको कम करेंगे। देखिए जैसे विड्रॉल है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का, जिसका आपने पहले जिक्र किया, हमने फाइलर पे खत्म किया वो टैक्स, नॉन फाइलर पे नहीं। नॉन फाइलर पे वो 0.6% में आज भी मौजूद है। लेकिन FBR जो है, मसलन एक आदमी जो है वो अपना टैक्स फाइल करता है इस्लामाबाद में या लाहौर में, रहता है इस्लामाबाद में या लाहौर में है, उसको नोटिस दे के कहती है कराची में आके बताओ कि ये 2014 में जो टैक्स दिया था उसमें ये उसका ऑडिट करना है। अच्छा जी, खुरम साहब आप क्या कह रहे थे? साहब ये मखमसे का शिकार हैं। मखमसा, हाँ, कंफ्यूजन। पहले जुमला है, मैं पढ़ देता हूँ वज़ीर ख़ज़ाना की तकीद में, कि नॉन फाइलर को 1300 सीसी तक मुकामी तौर पर तैयार कर दी गाड़ियाँ बुक रजिस्टर खरीदने की इजाज़त होनी चाहिए। हमने बड़े खुशी का इजहार किया। आखिरी जुमला क्या है कि नॉन फाइलर्स पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की मद में आयद विद होल्डिंग टैक्स की मौजूदा शरह में 50% इजाफे की तजवीज़ है। तो ये इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने फाइलर का और नॉन फाइलर का क्या करना है। कि एक तरफ जो है वो जब वो रजिस्टर कराने जाएगा तो उसकी फीस बढ़ा दी है, दूसरी तरफ कह रहेगा ये वही पॉलिसी सवाल रेज़ किया ना, जवाब सुन लेना। मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी समझा दें, ये एक्सप्लेन कर दें कि हम जो है वो नॉन फाइलर्स को एनकरेज करना चाहते हैं, उनके ऊपर फीसें बढ़ाना चाहते हैं। क्या किया था? बात ये है अगर आपको फीसें बढ़ानी है तो फिर उनको इजाजत देने की क्या जरूरत है? मैं जरा आपको इनकी तारीख बता दूं कि इनका ये जो सुनहरा लॉ था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तमाम गाड़ियों के ऊपर बैन लगा दिया, जिसमें ट्रैक्टर पे भी बैन लग गया, मोटरसाइकिल पे भी बैन लग गया, तमाम चीज़ों पे इनके कानून में बैन लग गया। ये हमने आके फिर एग्जेम्पशंस इंट्रोड्यूस की, क्योंकि देखे ना आप एक मोटरसाइकिल वाले को, रक्शे वाले को, ट्रैक्टर वाले को क्या आप कह रहे हैं, उसकी तो इतनी आमदनी नहीं कि उसको लायबिलिटी उठाया उसका। अच्छा, अब वही बात है जो भी आपने भी रेज की थी कि हम मईशत का पहिया भी नहीं रोकना चाहते कि जो ऑटोमोटिव सेक्टर है और जो तमाम इतने सारे उसके साथ वेंडिंग इंडस्ट्री मौजूद है वो भी बंद हो जाए, लेकिन हम एट द सेम टाइम नॉन फाइलर को
इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं कि वो फाइलर बने, इसलिए हमने उस पर टैक्स की शरह तो ज़्यादा रखी है, लेकिन उसको गाड़ी खरीदने की इजाज़त दी है अगर वो टैक्स ज़्यादा देता है। यानी इंसेंटिव भी मौजूद है उसके पास, और दूसरी तरफ जो ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए जो छोटी गाड़ियां हैं वो उसको खरीदने की इजाज़त भी है ताकि उनका भी पहिया चलता रहे। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक फाइन बैलेंस है जिसको रीच किया है, और मेरा ख्याल है इस वक्त जितने अभी तक मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी और हर जगह आपके पास आते हुए, सब लोग इसको सराह रहे हैं। अच्छा, सरा इस चीज को रहे दी। देखिए, ये इन्होंने जब एसएमईज को कहा कि हमने एसएमई को दे दी, हमने एग्रीकल्चर को दे दी, मरात बैंकों को मिली है, बिल्डर को नहीं मिली। अच्छा, घर खरीदने वाले को मराद बैंक को मिली है। जो जरई कर्जे की मराद है वो किसान को नहीं मिली, काश्तकार को नहीं नहीं तो मिली। जो 5 अरब रुपए का कर्जे हसना स्कीम है वो छोटे घर बनाने वालों को मिलेगा ना कर्ज। जी वो अलहदा है, वो तो अलहदा सिस्टम है ना जी। वो तो इस तरह 5-5 अरब रुपए आप अनाउंस करते जाएं। सवाल ये है कि ये जिसको इनका क्लेम ये है कि जी हमने तो बड़ा ऊपर चूंकि लिखा है एसएमई, ऊपर चूंकि लिखा है जरई कर्जा, तो लगता है यार बड़ी बहुत अच्छी बात है। जब आप पढ़ते हैं तो बैंकों को मराद दी गई है, काश्तकार को मराद नहीं दी गई। अच्छा, हाँ, ये बड़ा है। और उम्मीद ये है, इस उम्मीद के ऊपर ये पॉलिसी बनाई गई है, इनका जो मखमसा है कि हम अगर बैंक को ये उसके इजाफी मुनाफे के ऊपर 35 से 20% कर देंगे तो शायद वो किसी गरीब काश्तकार को 15 रुपए ज्यादा दे। अच्छा, हमाद अदर साहब ये बताएं कि ये जो आपने भी कहा, शुरू में कह दिया कि बड़ा बिजनेस फ्रेंडली बजट है, तो ज़रा हमें समझाएं ना कि कौन सी आपने ताजरों के लिए कौन सी ऐसे इकदाम किए हैं कि जिससे वो उनको लग रहा है कि ये बड़ा उनके लिए फ्रेंडली बजट है। देखें, ताजरों का एक बड़ा देरीना और बड़ी हमारी वसी जो ताजर एसोसिएशंस और कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ मेरी और असद उमर साहब की इस पर मुशावरत होती रही। वो टैक्स देना चाहते हैं। एक तो उनको बड़ा डीमनाइज किया जाता है कि जी ताजर कम्युनिटी टैक्स नहीं देती, लेकिन वो देना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे लॉज की कॉम्प्लिकेशन ऐसी है, कुछ FPR का अपना रवैया भी ऐसा रहा है माजी में कि वो उसे हिचकिचाते हैं। हमने अब इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है कि हम एक इस्लामाबाद से शुरू करके एक पायलट स्कीम शुरू करेंगे जहाँ पे हम एक सादा सी टैक्स स्कीम उनके लिए लाएंगे, सादा सा टैक्स रिटर्न फॉर्म उनके लिए लाएंगे जो एक आम दुकानदार बगैर किसी वकील की या चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद के बगैर फिल करके दे भी सके और उस पर टैक्सेस का ज़्यादा बोझ भी ना डले। उस पायलट प्रोजेक्ट की फाइंडिंग्स को देख के हम फिर, क्योंकि आपको पता है ना कि इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए वकील बहुत बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, हो चुका है। और अब हम इंशाल्लाह जो अगली टैक्स रिटर्न आएगी आप देखना कि वो सिंगल पेजर होएगी और मोबाइल के ऊपर भी मौजूद होएगी उसकी ऐप, और उसको फिल करने के लिए किसी भी वकील की या चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम ये ख़ास तौर पे जो ताजर कम्युनिटी है, जो रिटेलर्स हैं, दुकानदार हैं छोटे, उनके लिए हम ये स्कीम हमने उसकी इजाज़त ली है, सीख की है पार्लियामेंट से कि हम वो इस्लामाबाद से शुरू करेंगे और उसको फिर आगे हम लेके जाएंगे। इसी तरह विद होल्डिंग टैक्सेस की जो रिटर्न्स हैं वो 12 जमा करानी पड़ती हैं कंपनीज़ को, हमने उसको 2 पे लेके आए हैं। इससे कोई रेवेन्यू का नुकसान नहीं है, लेकिन 12 हर महीने आप 1 दे रहे हैं और अब आप 2 दे रहे हैं, तो उससे आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा अपना आपको बेहतरी आ सकती है। इस तरह बेशुमार और अपना हमारे पास जो स्कीम्स हैं कि हमने जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं छोटी और बड़ी सनतों के लिए जो मशीनरी इंपोर्ट होती है उसके ऊपर सेल्स टैक्स की हम एग्जाम्पशन दे रहे हैं, कस्टम्स ड्यूटीज़ की हम एग्जाम्पशंस दे रहे हैं। सोलर एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, जो इक्विपमेंट उसकी मैन्युफैक्चर के लिए होगी, उस पर 5 साल के लिए तमाम टैक्सेस की हम छूट दे रहे हैं ताकि रिन्यूएबल एनर्जी की जो सनतें हैं लोकल इन हाउस हमारी कैपेसिटी बने। जी, इसका देखिए पहली चीज़ तो ये, देखिए अभी हमारे मुल्क में ज़रूरत है सोलर। आई फर्मली बिलीव कि रिन्यूएबल हमारा फ्यूचर है, लेकिन रिन्यूएबल को आप इंसेंटिवाइज तो करें कि आज अगर कोई सोलर लगाना चाहे तो उसके पास इंसेंटिव हो, वो तो हमने छोड़ दिया। हम फ्यूचर के लिए कह रहे हैं कि पहले आप कोई फैक्ट्री लगाएगा पाकिस्तान में और उसके बाद उस फैक्ट्री को जो है छूट होगी। ये वो बैंक वाली बात फिर हो रही है कि इतने इनडायरेक्टली आप इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि अल्टीमेटली एंड यूज़र तक तो वो पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। आई एम सॉरी, देखिए ना उस पर पहले छूट है, ड्यूटी फ्री है वो सारा। देखिए आप बात वो करें ना जिससे कोई मैं उस कहानी से भी हट जाता हूँ जो शुरू में मैंने कही कि भाई फिजिकल डेफिसिट कैसे पूरा कर रहे हैं आपको, लेकिन अगर आपने इतना फ्यूचरिस्टिक एक बात कर भी रहे हैं आप, तो आप कम से कम उसमें इंसेंटिव्स ऐसे डालें कि लोग लगाना शुरू करें। अभी कोई भी जो है आप हमारा कितना % जो एनर्जी है वो सोलर से या विंड से आती है, इट्स लेस देन 3%।
तो वो सारा तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते टाइम लगेगा जब मार्केट ही नहीं है, जब डिमांड ही नहीं है। अब फिजिकल इंसेंटिव तो तब आप दें ना जब आपकी मार्केट क्रिएट हो जाए, एंड देन यू आस्क पीपल कि आप बाहर से आके यही इक्विपमेंट पाकिस्तान में भी बनाएं। खुर्रम साहब, ये जब आपकी हुकूमत थी तो ये अखबार वाले कहते थे कि इंटरनेशनल मार्केट में न्यूज़ प्रिंट बहुत महंगा हो गया है, इस पर हम बहुत ड्यूटी देते हैं, ये ड्यूटी ख़त्म कर दें। तो आपने ख़त्म नहीं किया, असद उमर साहब ने ख़त्म कर दिया, अच्छा काम नहीं किया। 5% बहुत ड्यूटी थी सर, 5% ड्यूटी 50 होती तुम कहते देखें, जब आपको पता है कि 20% उसकी प्राइस बढ़ी है इंटरनेशनल मार्केट में। नहीं तो वो इन्होंने चले, इनको दुख भी है कि खिलाफ का लफ्ज बोलते बोलते वो रह गए, हक में नहीं चाहता। मैं उनको तारीफ करना चाहता हूँ उनकी कि उन्होंने ये पहला मुल्क का ऑफ शोर एहसास फ्रेंडली बजट दिया। ऑफ शोर असासों को रेगुलराइज करने का उन्होंने बजट जी सफ़ा 20 पे ये लिखा है, अगर मुझे मैं अंग्रेजी पढ़ देता हूँ कि व्हेन एन ऑफशोर एसेट ऑफ एनी पर्सन नॉट डिक्लेयर्ड अर्लियर इज डिस्कवर्ड बाय द कमिश्नर एनी डिपार्टमेंट और एनी एजेंसी, द कमिश्नर may at any time before issuing any assessment order this to the person issue to the person a provisional assessment order or provisional amended assessment order as the case may be for the last completed tax year of the person taking into account the offshore asset discovered। ये सख्ती की है कि वो जो एफबीआर को एडिशनल पावर दिया है कि उधर खड़े खड़े प्रोविजनल असेसमेंट कर ले, ना कि उसके बाद वो स्टेज में चला जाए। ये उसकी सजा किधर है? कंसीलमेंट से आपने बचा के उसको रेगुलराइज कर फॉर टैक्स पर्पस। देखें, दो कानून उसकी है, सजा मैं ये जानना चाहता हूं अलीमा खान दो कानून है। एक एफबीआर का कानून है जो आता है आपके सिविल लॉ के अंदर, और एक क्रिमिनल कानून है जो मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी लॉ के अंदर आता है। मैं ज़रा एजुकेट करना चाहता हूँ। हम इस वक्त बजट में एड्रेस कर रहे हैं जो एफबीआर के पास सिविल लॉ प्रोसीजर्स के अंदर इख्तियारात हैं, जिनको हमने ऑफशोर प्रॉपर्टी की असेसमेंट के लिए ड्रास्टिकली इंक्रीज किया है ताकि लिटिगेशन को अवॉइड किया जा सके और बर वक्त फौरी तौर पे समरी असेसमेंट करके ऑर्डर दिया जा सके। ये कोई रियायत नहीं है, मैं माजरत के साथ आपने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ देता हूं, लेकिन ये बकायदा एक्ट ठीक है जी, उस पे क्रिमिनल लॉ कोई नहीं है, कोई कानून नहीं, किसी को सजा नहीं मिलेगी। जो मनी ट्रेल के हवाले से कानून है, देखें जब कोई ऑफशोर प्रॉपर्टी डिटेक्ट होती है, जिस मिनट उसका टैक्स असेसमेंट ऑर्डर इशू हो जाएगा, वो कहेगा मैं तो टैक्स पेयर। नाजरीन की सहूलत के लिए आप ये कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने ऐलान किया है इससे ऑफशोर असासे रेगुलराइज हो जाएंगे जी फौरन, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि नहीं हम सुने हाँ, टैक्स डिपार्टमेंट ये कहा है कि जब टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस में आएगा ऐसे बिल्कुल नहीं, तो वो खड़े खड़े उस पे मेरे भाई ने फरमाया ना, खड़े खड़े टैक्स लगा देंगे। जिस मिनट ये टैक्स लगाएंगे, असेस करेंगे, वो बंदा टैक्स पे करेगा और उस वक्त कहेगा अदालत पाकिस्तान में कि मैं तो टैक्स पेयर हूं इस असासे के ऊपर। अच्छा, मैं तो मेरा ऑफशोर एसेट कैसे अब ये गैर कानूनी हो गया? उससे कुछ नहीं पूछ, ये नहीं कहा जा रहा कि उससे कुछ पूछा जाएगा कि ये कहां से आया। मैं अब आपको अपनी मिसाल देता हूं, असेस करके उसको फर्क कर। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। अगर मेरी कोई ऑफशोर प्रॉपर्टी डिटेक्ट होती है तो इमीडिएटली दो लीगल लाइबिलिटीज क्रिएट होंगी। एक क्रिएट होगी आपके जो नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीजर का लॉ है कि आया मनी ट्रेल जो है वो इसकी इस्टेब्लिश्ड है कि ये जो पैसे थे, ये कहा ये एफबीआर के परव्यू में नहीं आता, ये आता है एफएमयू के, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट और स्टेट बैंक और एफआईए के परव्यू के अंदर। दूसरी लाइबिलिटी जो एफबीआर से है वो ये है कि आया ये जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है ये टैक्स्ड है, ये डिक्लेयर्ड है कि नहीं है। हम एफबीआर, जब हम बजट की बात करते हैं तो हम उन एफबीआर के कवानीन को मनी बिल के जरिए हम एड्रेस कर रहे हैं। तो वो जो दूसरी लाइबिलिटीज़ हैं जो एफआईए के पास हैं, एफएमयू के पास हैं, बेनामी लॉज के, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के अंदर, वो इंटैक्ट अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन जो एफबीआर का कानून है सिविल लॉ और प्रोसीजर के अंदर, उसके अंदर मजीद इजाफा कर दिया गया और उसको स्ट्रेंथन कर दिया। देखिए ना, उसको पाबंद करना चाहिए था। सॉरी खुर्रम यार, ये तो आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं कि ये यहाँ मैंने पढ़ के सुना दिया कि सफा 20 पर है नाजरीन, फाइनेंस बिल के सफा 20 पर है। ओके, यू कैन टेक दिस पोजीशन इफ यू वांट बट यू विल नॉट बी एबल टू डिफेंड इट लेटर। नहीं, आप अंग्रेजी पढ़ लें। ओके, आप ले लें ये पोजीशन। ये लिखना चाहिए था कि जो असेसमेंट है वो इसको रिपोर्ट करेगा इमीडिएटली अगर ऑफशोर एसेट्स डिस्कवर। ये साफ-साफ बड़े जिम्मेदार आदमी है, मैं भी बहुत जिम्मेदार आदमी और ये भी बड़े जिम्मेदार आदमी। मैंने तो पढ़कर सुना दिया ना, मैंने अपने पास कोई बात नहीं की। ये समझते हैं कि अगर ये वाकई समझते हैं कि इस लॉ के तहत उनको कुछ छूट दी गई है तो आई एम सॉरी टू से, ऐसे बिल्कुल नहीं है, बल्कि सख्ती की गई है। एफबीआर का जो लॉ है उसके अंदर उनकी समरी असेसमेंट की पावर्स को इनहांस किया गया है। जो दूसरी पावर्स मौजूद हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, बेनामी लॉज एक्ट के अंदर और एफएमयू और एफआईए के पास, वो अपनी जगह मौजूद है। वैसे मेरा इस पे इख्तिलाफ है। देखिए, बात यह कि जो चीज एफबीआर के कागज में आई नहीं थी उसमें कहां सख्ती हुई। अच्छा, आज कौमी असम्बली में बड़ा अहम दिन था। बहुत दिनों के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं
वो कौमी असम्बली में तशरीफ़ लाए और जब वो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद थे और अपनी पार्टी के एक इजलास की सदारत भी कर रहे थे, तो उस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर कुछ लोग मुजाहरा कर रहे थे और ये वो लोग थे जो कुछ साल पहले इमरान खान साहब के साथ इसी पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहरा किया करते थे। तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो हो रहा था उस पर तो हम बहस कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो हो रहा था इमरान खान साहब के पुराने साथी जिनके साथ इमरान खान इसी पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहरा किया करते थे, वो आज क्या कह रहे थे, क्या उनके मुतालबात थे, ज़रा एक छोटा सा उनका भी क्लिप सुन लें। जी 7 बंदे अंदर घुस आए हैं और हमारे सामने थप्पड़ मारते मारते ले गए हैं। हमारे अब्बू को रिहा करे। जब वोट लेनी थी लोग हमारे दरवाजों पे भीख मांग रहे थे, आज जब तुम कुर्सी पे बैठ गए हो तो आज वो सारे कार्रवाई बंद हो गए हैं। किसी थाने में कोई मुकदमा नहीं मिला मेरे बच्चे का। जस्टिस जावेद इकबाल ने 3 दफ़ा ऑर्डर किए हैं तो फिर भी वो ना उसको पेश नहीं कर रहे। बदस्तूर लोग अगवा हो रहे हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में अब बहुत ज़्यादा तादाद है जो कि उठाई जा रही है। पिछले साल 145 लोग जो थे वो अगवा हुए थे और उनमें से 55 लोग जो थे वो पीटीआई गवर्नमेंट के आने के बाद हुए थे। और ये स्टैटिस्टिक्स मैं मैडम शीरी मज़ारी को दे चुकी हूँ, उन्हें बता चुकी हूँ कि पीटीआई गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया था, मगर उसके बावजूद इतने लोग अगवा हो रहे हैं। तो ये थी आखिर में आमना मसूद जंजवा, जो इमरान खान साहब के साथ कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम में भी शिरकत कर चुकी हैं। और उस ज़माने में इमरान खान साहब की क्या कमिटमेंट थी कि अगर वो वज़ीर आज़म बन गए तो फिर वो क्या करेंगे, वो भी सुन लें। क्या आप ये रोकेंगे सब? मैं समझता हूँ हामिद जी, ये सिर्फ मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वो आदमी जो कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो करेगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हमारी तारीख़ का सबसे बड़ा धब्बा है। मैं आपको गारंटी करता हूँ अगर इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ पावर में आई, मैं आपको मोटी मोटी चीज़ कहता हूँ, कभी अगर एजेंसीज़ ने किसी इंसान को उठाया, या मैं नहीं हूँ या वो एजेंसीज़ नहीं है, यानी कि वो आप समझ लें, या मैं रिज़ाइन करने के लिए तैयार हो जाऊँगा या फिर उनको हम कटारे में खड़ा करेंगे। ना तो हम ये चाहते हैं कि आप किसी से लड़ाई करें, ना हम ये चाहते हैं कि आप इस्तीफ़ा दें। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो मसला है इसको आप हल करें। कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन इस पर ज़रा मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपका क्योंकि इस इशू से ताल्लुक़ नहीं है, आपसे मैं सकता हूँ मैं कुछ वैसे चलें बताएं। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो मिसिंग पर्सनस का इशू है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर बाकायदा कैंपेन की है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस इशू को टेकअप किया हुआ है और ये हमारे शहरी हैं। अब देखें, अगर कोई शख्स जिस पे सस्पिशन है कि वो दहशत गर्दी में इन्वॉल्व है या किसी और क्राइम में इन्वॉल्व है, एक ड्यू प्रोसेस के बाद उसको जो उसके आपने खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी है, आज भी हमारा ये मौक़िफ़ है। और इस पर मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं वो इसके ऊपर बाकायदा एक एफर्ट लीड कर रही हैं इस वक्त गवर्नमेंट के फ्रंट से कि इन सारे लोगों को बाज़ियाब किया कैबिनेट में इस पर 2-3 दफ़ा डिस्कशन हुई है, उसका कोई नतीजा क्यों नहीं निकल रहा? अब कैबिनेट की जो डिस्कशन है वो तो खैर आपको भी पता है मेरे से बेहतर कि वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, वो तो कॉन्फिडेंशियल होती है। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ, इमरान खान साहब और शीरी मज़ारी साहिबा और हमारी सारी कैबिनेट, हम इन लोगों के साथ खड़े हैं, इनको बाज़ियाब करें। और अगर कोई शख्स इन्वॉल्व है भी अगेंस्ट एनी क्राइम या टेररिज्म, तो उसका एक ड्यू प्रोसेस है जिसको फॉलो करना चाहिए। उनके घर वालों को पता तो लगना चाहिए ना कि क्या हो रहा है। नवीद कमर साहब, ये मसला पार्लियामेंट क्यों नहीं हल कर पा रही? देखिए, पार्लियामेंट तो वैसे तो खैर हर इशू को डिबेट कर सकती है, हर इशू पे अपना ओपिनियन दे सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एग्जीक्यूटिव का मसला है। इवन जुडिशरी का भी उस हद तक मसला नहीं है, वो भी एग्जीक्यूटिव से पूछेगी कि आप इसको क्यों नहीं सॉल्व कर सकते। आपको भी पता है कि इसमें जैसे इमरान खान साहब ने कहा, अगर किसी को उठाती हैं तो उसको कम से कम प्रोड्यूस तो करो मजिस्ट्रेट के सामने, उस पर अगर कोई जुर्म है तो एफआईआर तो काटो, ताकि जो भी फिर उसके बाद जुडिशल प्रोसेस है वो शुरू हो सके। ये हमारे मुल्क में अजीब रवायत है। ये लैटिन अमेरिका में हम एक ज़माने में सुनते थे कि जी लोगों को उठा दिया जाता था, और तब फौजी डिक्टेटर्स थे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट जब फौजी डिक्टेटर्स थे तो एक रवायत ये बन गई, अयूब खान के दौर में शुरू हुआ कि कोई भी जो है किसी शख्स की जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसकी कोई वक़्त नहीं होती। लेकिन जब अब हम ये तीसरी इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई है तो अब वो उस ज़माने के जो फरसुदा ये निज़ाम अब देखिए ना, ख़त्म करें। खुर्रम साहब, ये आमना मसूद जंजवा साहब जो है, इनके हस्बैंड को मुशर्रफ साहब के दौर में उठाया गया था, फिर ये इमरान खान साहब ने इनके लिए पहला मुजाहरा किया इसी पार्लियामेंट हाउस के बाहर, फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी आई चली गई, फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी आई चली गई, अब इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म बन गए। क्या इस इशू पे पार्लियामेंट के अंदर
शहबाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ जरदारी, ये सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं? जी क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते, और होना चाहिए। इंसानी हकूक़ का मामला है, हमारे भाई और बहनें हैं, और अगर इनमें कोई ऐसे दहशतगर्द हैं उनको प्रॉपरली कानून के तहत डील भी करना चाहिए। लेकिन जब 2014 में हम प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट पास कर रहे थे, तब तहरीक इंसाफ ने एब्सटेन कर दिया था, वोट नहीं डाला था। अब मेरी इस्तदा होगी कि ये खुद नई लेजिस्लेशन लेकर आए, कोई सोल्यूशन प्रपोज करें जिसमें, ताकि हम ये जो लामहदूद मामला है, मामला हल कर सकते हैं तो इसको करें। हम पार्लियामान में ये चाहेंगे कि अब पाकिस्तान में एक शख्स भी जो है मिसिंग पर्सन नहीं होना चाहिए। जो जिस गज़ल का शेर मैंने पढ़ा उसका एक शेर और पढ़ दूंगा कि मसरूफ़ कोई कातिब गैबी है रोज़ व शब, क्या है भला नौश्ता दीवार। काश ये अपनी हुकूमत में भी पढ़ दिया होता। अब नौश्ता दीवार ये है कि इनको पढ़ना पड़ेगा कि मामलात मुशत के मामले में भी ये सारे इश्यूज जिसके ऊपर इन्होंने बहुत साल लड़ाइयाँ की, गलत ज़बान इस्तेमाल की, बद तहजीबी की, अब अगर ये एक सिलेक्टेड वजीर आजम आ गए हैं, हुकूमत सेलेक्ट हो गई है। सिलेक्टेड किस तरह हुआ ये जरा समझाएं जी। ये इस पे आप एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा, इलेक्टेड इसमें प्रोग्राम करेंगे, किसी का बेटा नहीं है, समधी नहीं है, इसलिए इन्हें सिलेक्टेड लगता है। अब उसके ऊपर तहकीक, इनको आदत है बेटों की, भाइयों की, समधियों की, दामादों की, इसलिए मेरे बेटियों की, सॉरी बेटी तो रह गई, मेन तो वो है। आज जो कमेटी पार्लियामेंट ने बनाई थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि इलेक्शन क्या वाकई सही भी हुए हैं या सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमें अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की तरफ से सवाए इसके कि इसको मिट्टी पाव वाला मामला चलता रहे। आज की मैं बात बता रहा हूँ कि आज सिर्फ इस छोटे से मामले पे कि जी नहीं इसमें अभी हमने वो रूल्स क्योंकि नहीं बनाए इसलिए अब अगले हफ्ते तक ले जाएं, ये 5 साल तक ये इसी तरह से चलाते रहेंगे क्योंकि उनको पता है कि दाल में काला है। ओह दाल में काला है। हाँ, लेकिन सब तहकीक आना शुरू हो गई, इस पे एक प्रोग्राम और होना चाहिए। 3 साल हमारी 4 साल बात नहीं मानी, चले इस पे प्रोग्राम में कर लेंगे, लेकिन फिर जरा एविडेंस के साथ होना चाहिए। एविडेंस मैंने ठीक है, चले बहुत बहुत शुक्रिया हमाद अदल साहब। सुने तो हम 100 एविडेंस लाने को हमाद अदल साहब बहुत शुक्रिया आपका, नवीद कमर साहब और खुर्रम दस्तगीर खान साहब बहुत शुक्रिया। आज आपने बड़े शेर सुनाए हैं, मैं भी चलते चलते एक शेर सुना दूं जरूर, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो हैं वो मीडिया पर बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं मीडिया के ख़िलाफ़। तो मीडिया से जिनको तकलीफ़ है उनकी खिदमत में अर्ज़ है एक शेर। कुछ लोग जो सवार हैं कागज़ की नाव पे, तोहमत तराशते हैं हवा के दबाव पे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।